वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं संपूर्णा 2। मूवी की शुरुआत में हमें सीजन 1 की कहानी की समरी बताई जाती है, जिसके बाद सीन सीधे कोर्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि रकू और नंदिनी का केस पिछले 5 महीने से कोर्ट में चल रहा है और अभी तक किसी के हक में कोई फैसला नहीं गया। नंदिनी इस केस की वजह से अपने ससुराल से बहुत दूर हो जाती है, पर अब उसकी अपनी फैमिली भी उससे बात नहीं करती। अब वो संपूर्णा के साथ ही उसके घर में रहती है, उसकी माँ के साथ। आज फिर से कोर्ट में इनका केस डिस्कस किया जाने वाला होता है, जिस वजह से संपूर्णा और नंदिनी कोर्ट पहुंचते हैं और फिर केस किया जाता है। अब धीरे धीरे रकू का लॉयर काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है और केस को अपने फेवर में लाने लग जाता है। यहाँ संपूर्णा की सास संयल को भी बुलाया जाता है, जो कहती है कि हमारी छोटी बहू पागल है और वो काफी सारी दवाइयां भी खाया करती थी। इस बात को सुनकर नंदिनी बहुत ही गुस्सा होती है, पर क्योंकि वो कोर्ट में है तो कुछ कह भी नहीं पाती। कुछ देर के बाद इनकी आज की हियरिंग खत्म हो जाती है और इनकी लॉयर की बातों से हम ये जान पाते हैं कि संपूर्णा लोग ये केस हार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केस को सीधे हार जाएंगे, पर इस केस में अभी उनके पास प्रूफ करने के लिए कोई पॉइंट्स नहीं होते, जो कि इनके लिए काफी टेंशन की बात होती है। इसी दौरान हम संपूर्णा के बारे में भी कुछ जान पाते हैं, जो संपूर्णा के लिए एक नाइटमेयर जैसा होता है। असल में बचपन में संपूर्णा को भी सेक्सुअली हरास किया गया था और आज तक उसे वो बातें सताती रहती हैं। अब सानियल के घर पर हम देखते हैं कि सभी लोग संपूर्णा और नंदिनी से सख्त नफरत करने लगे हैं, पर प्रतिम अब भी संपूर्णा को सपोर्ट करता है। हालांकि वो ये बात अपनी फैमिली के सामने नहीं करता, पर वो संपूर्णा से समय समय पर मिलने जाता रहता है। जब ये बात सनायल को पता चलती है, यानी उसकी माँ को, तो वो इस बात के लिए उस पर बहुत चिल्लाती है। फिर प्रतिम भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके अगले सीन में ही प्रतिम संपूर्णा से मिलता है। दोनों में काफी इमोशनल बातें होती हैं, क्योंकि इस केस की वजह से दोनों में इनडायरेक्टली दूरियां बढ़ती जा रही है। अब संपूर्णा यहाँ से अपने घर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि संपूर्णा के सभी घर के लोग नंदिनी को बहुत पसंद करते हैं और उसे बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, खास करके संपूर्णा की माँ। अब एक रात नंदिनी अपनी ज्वेलरी बेचने जा रही होती है, तभी संपूर्णा उसको रोककर इसका कारण पूछती है, जिस पर वो कहती है कि मुझे दूसरा क्रिमिनल लॉयर हायर करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लॉयर से हम जीत नहीं पाएंगे। पर संपूर्णा इस पर कहती है कि मुझ पर विश्वास रखो, हम लोग जरूर जीतेंगे। इतना कहकर वो उसे ज्वेलरी ना बेचने की सलाह देती है, जिसे नंदिनी फिर मान भी जाती है। अब अगले दिन कोर्ट में जब एक केस वापस चलता है, तभी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां नंदिनी इस केस को लगभग हारने ही वाली थी, क्योंकि सामने के लॉयर अपने पॉइंट अच्छे से प्रूव कर रहा था, वहीं इनका लॉयर कुछ नहीं कर पाता। तभी वहां पर एक दूसरा लॉयर आ जाता है, जिसका नाम हिरक लहरी है। वो कहता है कि मैं अब नंदिनी की तरफ से ये केस लड़ूंगा, जिसे देखकर सान्याल और रकू काफी हैरान हो जाते हैं। पर उनसे ज्यादा तो यहाँ संपूर्णा को झटका लगता है, क्योंकि हिरक ही वो आदमी है जिसने बचपन में उसे सेक्सुअली हरास किया था। अब ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि संपूर्णा अपने मॉलेस्टर के सामने है, जिसे उसकी हेल्प की जरूरत है, पर उसे ये भी पता है कि इसने बचपन में मेरे साथ क्या किया था। अब संपूर्णा इस बात से काफी टेंशन में आ जाती है, पर दूसरी तरफ सभी लॉयर हिरक सर के आने से बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन सभी को भरोसा है कि हिरक सर उन्हें ये केस जिता देंगे। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह हिरक, जो कि संपूर्णा का मामा था, उसने बचपन में संपूर्णा को हरास किया था, जिससे संपूर्णा को काफी ज्यादा ट्रॉमा हुआ था। उसने ये बात फिर अपनी माँ को भी बताई, पर उसकी माँ ने इस बात को किसी और को बताने से मना किया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग फिर संपूर्णा पे ही सवाल उठाएंगे। संपूर्णा अगले दिन अपनी माँ से पूछती है कि आपने हिरक को क्यों बुलाया, जिस पर उसकी माँ यही जवाब देती है कि हमें नंदिनी की बहुत चिंता है बेटी, और हिरक कैसा भी हो पर वो बहुत ही अच्छा लॉयर है। इस बात को लेकर दोनों में बहस भी होती है, पर संपूर्णा भी जानती है कि नंदिनी को सिर्फ हिरक ही ये केस जिता सकता है। और अब कोर्ट में पहली बार हिरक नंदिनी का केस लड़ता है, जिस दौरान वो अपने पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर रहा होता है। उसी के बीच वो संपूर्णा से भी कुछ सवाल पूछता है, पर संपूर्णा के सामने वही नाइटमेयर्स वापस आने लग जाता है, जिसमें हिरक उसे मॉलेस्ट कर रहा था, जिस वजह से वो कुछ कह भी नहीं पाती बेचारी। जिसके बाद घर पर हिरक उसके पास आकर उसे कहता है, तुम अब एडल्ट हो चुकी हो और तुम्हें एडल्ट जैसा बिहेव करना चाहिए। पर यहाँ हम हिरक के अंदर के मॉलेस्टर को पूरी तरह देख पाते हैं, जिसका संपूर्णा को हर वक्त डर लगा रहता है। संपूर्णा हिरक का सच नंदिनी को बताने की सोचती है कि उसे बताती हूँ, पर उसके बताने से पहले ही नंदिनी उसके सामने आकर हिरक की काफी तारीफ करने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से ये केस में वापस आ पाए हैं। इन शॉर्ट वो हिरक को उस केस का सेवियर मानती है, जो कि सच बात भी थी। इसी वजह से संपूर्णा नंदिनी को हिरक का सच नहीं बताती, क्योंकि वही तो अब इनको केस जिताने वाला है। अब अगली हियरिंग में हिरक मीनाती, जो कि सनियल के यहाँ मेड है, उससे सवाल पूछता है, जिसमें से उसका सबसे बड़ा
सवाल यही होता है कि मेड होकर तुमने पिछले कुछ महीनों से इतने पैसे कैसे स्पेंड किए। पिछले महीने मीनाती ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी जिसमें उसने काफी पैसे स्पेंड किए और वो भी कैश में। कैसे? साथ में उसने अराउंड 5 लाख रुपए में अपने घर को रिनोवेट भी करवाया। कैसे? तो इतने पैसे उसके पास आए कैसे? इन सवालों को सुनकर मीनाती बहुत डर जाती है और वो रोते हुए कोर्ट में कहती है कि मैंने कोर्ट में सिर्फ वही कहा जो सान्याल यानी कि मेरी मालकिन ने मुझे कहने के लिए कहा था और उसी के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। इन बातों से केस अब और भी नंदिनी के फेवर में आने लग जाता है और हिरक उसे कहता है कि बस 2 हेयरिंग में तुम यह केस जीत जाओगी। नंदिनी हिरक की बातों से बहुत ही खुश होती है, पर वहीं दूसरी तरफ संपूर्णा को बार बार अपने घर में हिरक को देखकर सख्त नफरत होती है। इस वजह से संपूर्णा पूरे दिन भर घर से बाहर एनजीओ में काम करती रहती है और रात में घर लौटती है। अब अगली हेयरिंग में हिरक नंदिनी के डॉक्टर से उसके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है कि नंदिनी के 2 दिन का प्रिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि नंदिनी को 27 को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ये प्रिस्क्रिप्शन 29 के हैं। जिसके बाद ये रिवील होता है कि डॉक्टर ने सनायल से पैसे खाए थे और 2 दिन के प्रिस्क्रिप्शन गायब कर दिए थे, क्योंकि वो 2 प्रिस्क्रिप्शन में नंदिनी की डीप इंजरी की दवाइयां लिखी थी और कोर्ट में ऐसा दिखाया गया कि नंदिनी को सिर्फ हल्की चोटें आई थी। यही चीज पूरी तरह से हिरक एक्सपोज कर देता है, जिसको देखकर ऑफिसर्स, उसके लॉयर्स, नंदिनी समेत सभी बहुत खुश होते हैं। हिरक लगभग इसी हेयरिंग में नंदिनी के सारे पॉइंट्स को प्रूव कर देता है, जिससे उनका जीतना अब 100% फिक्स होता है। अब उसी रात संपूर्णा देर से घर लौटती है और उसकी माँ जब उससे बात करने आती है तो संपूर्णा बहुत ही गुस्सा दिखती है। वो कहती है कि हिरक को तुमने आखिर बुलाया क्यों, क्योंकि अभी भी संपूर्णा उसके बारे में भूल नहीं पाती। उसकी माँ भी संपूर्णा के दर्द को समझ रही होती है, पर उन्हें नंदिनी का दर्द भी दिख रहा होता है। इस वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। अब अगली हेयरिंग हरिक के इस केस की लास्ट हेयरिंग हो जाती है, क्योंकि उसी हेयरिंग में जज इस केस का फैसला सुनाते हुए इसको खत्म करना चाहते हैं और फिर यहाँ रको को 3 साल की सजा हो जाती है। इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं और इसलिए रात में सभी इस जीत को एंजॉय करने लगते हैं। इस दौरान हमें नोटिस कर पाते हैं कि हरिक ने अब भी अपनी मॉलेस्टर वाली आदत बिल्कुल छोड़ी नहीं है, क्योंकि वो संपूर्णा को टच करने की कोशिश करता है। अब अगले दिन संपूर्णा अपने पति प्रतिम से मिलने जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि किस तरह उसके लिए अब उस घर में एक पल भी रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ हम जान पाते हैं कि संपूर्णा शादी से पहले कितनी दुखी थी, लेकिन शादी के बाद प्रतिम ने उसका बहुत ख्याल रखा और वो सारी चीजें भूल गई थी जब तक कि ये हरिक लॉयर नहीं आया था। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी संपूर्णा को कुछ याद आता है। वो वहां से भागते हुए अपने घर जाती है और घर पर वो हरिक को अपने भाई की बेटी तितली के साथ एक कमरे में अकेले देखती है, जिसमें हम समझ पाते हैं कि हरिक उस बच्ची को भी मॉलेस्ट करने वाला होता है। पर सही समय पर संपूर्णा आ जाती है। संपूर्णा ये देखकर हरिक को बहुत ही बुरा भला कहती है और तितली को वहां से लेके जाने लग जाती है, जिसके बाद हरिक संपूर्णा को जोर से पकड़ता है और उसे धमकाता है कि सोच लो, किसी को सच बताने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ धीरे धीरे हम हरिक के अंदर के राक्षस को देख पाते हैं। संपूर्णा इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं ये अब मुझे कुछ कर न दे। वो अपनी माँ को ये बताने का फैसला करती है, पर तभी वहाँ हरिक भी होता है, जिसको देखकर वो कुछ कह नहीं पाती। आगे संपूर्णा ये बात प्रतिम को कॉल करके बताने की कोशिश करती है, पर उसके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो उससे बात तक नहीं कर पाता। संपूर्णा सबको ये सच बताने की पूरी कोशिश करती है, पर फिर भी किसी न किसी वजह से वो इसमें बार बार नाकामयाब होती रहती है। रात में जब संपूर्णा और टिकली एक साथ सो रहे होते हैं, तब हरिक उनके कमरे में आने की कोशिश करता है, पर संपूर्णा दरवाजा नहीं खोलती, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। फिर भी वो इनडायरेक्टली संपूर्णा को कह देता है कि अगले दिन मैं तुम्हें देख लूंगा और उसे भी। इस बात से संपूर्णा इतना ज्यादा डर जाती है कि अगले दिन ही वो टिकली को लेकर घर से कहीं चली जाती है। ये बात आग की तरह सबको पता चल जाती है कि संपूर्णा और टिकली सुबह से मिल नहीं रहे हैं। सभी उन दोनों को ढूंढने में जुट जाते हैं और प्रतिम को भी इसके बारे में पता चल जाता है। प्रतिम समझ जाता है कि संपूर्णा एक ही जगह हो सकती है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर प्रथा और नंदिनी को लेकर वहां पहुंचता है। वहां उन्हें संपूर्णा टिकली के साथ भी मिल जाती है। संपूर्णा प्रतिम को वहां देखकर खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। नंदिनी और प्रथा भी इन बातों को सुन रहे होते हैं। उन्हें भी बहुत ज्यादा झटका लगता है कि हरिक कैसा आदमी है। संपूर्णा बताती है कि हरिक ने टिकली को भी टच करने की कोशिश की थी और उसे वहां बहुत ही अनसेफ फील हो रहा था, इसलिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आ गई। पर सबसे बड़ा सच तो यहाँ पता चलता है जब टिकली बताती है कि हरिक अंकल ने इससे पहले भी एक दिन मेरे साथ कुछ किया था और जिस दिन संपूर्णा ने हरिक को पकड़ा वो दूसरा दिन था।
ये सुनते ही मानो सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अब संपूर्णा वापस घर जाती है जहाँ वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने भाई और भाभी को हरिक का सारा सच बता देती है। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि इसने टिकली के साथ ऐसा करने की कई बार कोशिश की, पर यहाँ टिकली का पिता यानी कि संपूर्णा का भाई कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि टिकली मेरी बेटी है और फैसला भी मैं करूंगा कि इस पर केस फाइल करना है या नहीं। इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि वो हरिक के खिलाफ नहीं जाएगा। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा बहस होती है, जिसके बाद संपूर्णा को पता चलता है कि उसका भाई हरिक से डर रहा है, इसलिए वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता। असल में उसके भाई के ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे हैं और उसमें हरिक ही उसे बचा रहा है, वरना उसे जेल हो जाती। हरिक खुद को बहुत ही पावरफुल और अमीर आदमी मानता है, जिसके डीजी, आईजी और मिनिस्टर सभी से कॉन्टेक्ट होते हैं, इसलिए उसके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। संपूर्णा फिर हरिक को जाकर कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना रिस्पेक्टेड आदमी भी इतना रिवर्ट हो सकता है। हरिक कहता है कि तुम लोग चाहो तो मेरे ऊपर पॉस्को एक्ट में केस कर सकते हो, पर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ये केस फाइल नहीं होगा। इनडायरेक्टली वो संपूर्णा को डराने की कोशिश करता है और संपूर्णा इस बात से डर भी जाती है, पर नंदिनी तब आगे आकर हिम्मत दिखाती है और कहती है कि मैं इसकी सजा इसे जरूर दिलाऊंगी। अब संपूर्णा प्रतिम से मिलने जाती है, जहाँ वो उसके अंदर के डर के बारे में उसे बताती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्रतिम कहता है कि तुम्हें टिकली को बचाना होगा। फिर प्रतिम उसे बताता है कि हम कैसे भी करके टिकली को बचा ही लेंगे। जिसके बाद संपूर्णा अगले दिन हरिक के खिलाफ केस करने का फैसला कर लेती है और इस बात से नंदिनी और प्रेथा भी बहुत खुश होते हैं कि संपूर्णा ने पहली बार हिम्मत दिखाई, पर किस्मत तो इनकी फूटी भी होती है। अगले दिन केस करने से पहले ही संपूर्णा को अरेस्ट करने ऑफिसर्स उसके घर आ जाते हैं और कहते हैं कि संपूर्णा जिस एनजीओ में काम करती है उसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग संपूर्णा को अरेस्ट करने आए हैं। और अब पुलिस स्टेशन में प्रेथा बताती है कि ये केस झूठा है, लेकिन ऊपर से आने वाले प्रेशर की वजह से उन्हें बिना एविडेंस के ही संपूर्णा को अरेस्ट करना पड़ता है। वो खुद भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आईजी, डीजी और यहाँ तक कि मिनिस्टर्स के प्रेशर उसके ऊपर आ रहे होते हैं। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि हरिक ने किया है। उसी ने अपनी पावर और कनेक्शंस का यूज करके ये फेक केस बनवाया ताकि संपूर्णा उसके खिलाफ न जा पाए। हरिक फिर संपूर्णा से मिलने जेल में जाता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हें जेल में डाला और अब मैं ही तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे खिलाफ जाना बंद करना होगा, वरना मैं खुद में इससे भी ज्यादा बुरा आदमी हूँ। इतना कहकर हरिक वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम संपूर्णा को जेल से बाहर आने के बाद एनजीओ के काम में फिर से जुटते हुए देखते हैं, पर नंदिनी, प्रतिम और परिधा सभी आकर उसे कहते हैं कि हरिक जैसे आदमी को तुम ऐसे कैसे जाने दे सकती हो। सभी उसे हरिक के खिलाफ खड़े होने के लिए कहते हैं ताकि ऐसी चीज दोबारा न हो पाए। उसी रात संपूर्णा के पास उसकी माँ आती है और उससे माफी मांगती है कि बेटी मुझे माफ कर दो, बचपन में जब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था तब मैं दे नहीं पाई, मैंने तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया, लेकिन आज मैं भी चाहती हूँ कि तुम उस हरिक पर केस लड़ो। अगले दिन संपूर्णा को पता चलता है कि हरिक को एक ऑर्फनेज का नया चीफ बनाया गया है, जिस ऑर्फनेज में कई सारी छोटी बच्चे रहती है, तो अगर अब उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो हरिक उन बच्चों के साथ भी गलत कर सकता है। संपूर्णा पूरा फैसला कर लेती है कि वो हरिक का सच सबके सामने कैसे भी करके लेके आएगी और इसमें अब उसका भाई भी उसका साथ आ गया होता है। अब हरिक के चीफ बनने की खुशी में ऑर्फनेज में एक इवेंट होता है जिसमें हरिक को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। वो इवेंट जब स्टार्ट होता है तभी संपूर्णा और सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। संपूर्णा हरिक के हाथों से माइक लेकर वहीं स्टेज पर उसका सच सबके सामने बोलने लगती है। हरिक उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर परिथा के होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता। संपूर्णा एक एक करके उसका पूरा सच सबके सामने ला जाती है कि कैसे उसने उसे बचपन में हरास किया था। संपूर्णा सभी से कहती है कि ये आदमी आप लोगों के साथ भी ऐसा कर सकता है, आपको चुप नहीं रहना है, इसके खिलाफ लड़ना है। फिर संपूर्णा हरिक का सारा सच बता देती है और टिकली से जाके कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और दोस्तों यहीं पर ये सीन होता है कट। अगले सीन में संपूर्णा एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती है समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो बच्चों के साथ ये सोचकर बुरा करते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बता पाएंगे, बच्चों पर कौन विश्वास करेगा। लेकिन ये समाज की गलती है कि वो इन जैसे लोगों को अपने साथ पाल रहे हैं। इन लोगों को नजरअंदाज नहीं बल्कि दुनिया से आजाद कर देना चाहिए, उनको मार कर। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।